पहला वही स्टार्ट में थी। हाँ 32 तक आए लेवल है नहीं लेवल इसमें स्टार्ट कर दो और आप बताइए स्टार्ट करा दो 5 मिनट तक इनको होमवर्क भेजा जा रहा है सर। हाँ सारे डिस्कस हो रहे हैं क्लास में और तुम्हारा कैसे चल रहा है इसमें भी क्या नाम है गाँव में भी तुम लोग छोटे छोटे जा रहा है वैसे ही आवाज आ रही है इसमें गुड मॉर्निंग। कल मैंने एक टीपीसी दी थी आप लोगों ने सॉल्व किया था। कल मैंने एक टीपीसी दी थी भाई सभी ने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। उसमें अभी और बचा हुआ है पार्ट ठीक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे है। बाकी आज जो है ना मैं नॉन मेडिकल वाली भी बुकलेट भेज दूंगा। चलो मैं आज यार कल इवनिंग में क्लास थी उसके बाद सर भी चले गए इसलिए नहीं हो पाया आज हो जाए। तो आज जो है पहले वो कंप्लीट करो। वो कंप्लीट करने के बाद जो है तुम लोग क्या करोगे उसका आधा वाला पार्ट भी मैं भेज दूंगा ठीक है। आधा पार्ट भेज देंगे उसके बाद फिर नॉन मेडिकल वाले भी दे देंगे मतलब खूब सारा प्रैक्टिस अपने को कर लेना है ठीक है। चलो एक बार देखो यार पहले मैंने बताया था एक नॉन कोप्लेनर वाला एक क्वेश्चन दिया था याद है सभी को। नॉन कोप्लेनर वाला क्वेश्चन दिया था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए ताकि रिजल्टेंट उनका 0 आ सके। क्वेश्चन यही था अपना याद है भाई सभी को। चलो अब एक बात बताओ तुमको पहले कि कितने लोगों ने सोचा पहले ये पहले कितने लोगों ने सोचा भाई कितने लोगों ने सोचा बोलो थोड़ा ढंग से समझना है इसको। सोचा तो ऐसा मतलब आया भी किसका कितने लोगों का आ गया है मतलब समझ आ गया कि मैं 4 ही क्यों चाहिए। जितने लोगों को समझ आ गया है रीजन पता चल गया वो बताओ भाई। नहीं आंसर तो 4 आएगा रीजन पूछ रहा हूँ। एक बार इस चीज को ढंग से आप समझना ठीक है मतलब एक तरीके से बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाए ठीक है तभी बोलना कि हाँ सर आ गया समझ में क्यों 4 ही चाहिए। देखो एक बात देखो भाई पहले क्या मैं 2 वेक्टर अगर बनाऊं तो क्या वो हमेशा ही एक प्लेन में बोलो। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ सभी रिप्लाई करना भाई बिल्कुल ढंग से फील आना चाहिए कि हाँ यार ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं 2 वेक्टर कहीं भी ड्रॉ करूं तो वो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे हाँ या ना। 2 वेक्टर कहीं पे भी आप ड्रॉ कर दो उससे पास होता हुआ एक प्लेन तो जरूर खींच लोगे यार। मान लो एक वेक्टर मैंने इधर लिया ए और दूसरा वेक्टर बी मैंने इधर ले लिया तो भाई इससे पास होता हुआ एक प्लेन में ड्रॉ कर सकता हूँ। मानते हो ये बात कि 2 वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होंगे।
हाँ है ना, दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, ये क्लियर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ आ गया अपने को कि दो वेक्टर सर हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, ठीक है। देखो तो मान लो एक तो वेक्टर तो इधर आ गया और दूसरा वेक्टर हम लोगों ने इधर ले लिया, ये हमने बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। ए और बी दो वेक्टर ले लिए हमने। अब एक बार देखो, ए और बी दो वेक्टर ये हमेशा क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे, चलो अच्छी बात है, सही है। अगर हमें नॉन कोप्लेनर बनाना है, हमें नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का पेयर अगर फॉर्म करना है, तो क्या मुझे किसी दूसरे प्लेन में ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में? हाँ जल्दी बताओ भाई। किसी भी एक दूसरे डायरेक्शन में, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अलावा है, क्या तो इधर ड्रॉ कर लो, इधर कहीं भी एक ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ है ना, ठीक है। चलो ये मैं मार्कर रख रहा हूँ उस वेक्टर के नाम, ये मैं एक मार्कर रख रहा हूँ उस वेक्टर के नाम, ठीक है। मान लो मैंने इधर रख दिया, ऐसा ले लिया। एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर की तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। मैं अगर ये वेक्टर अगर ऐसे बना रहा हूँ, तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो इस प्लेन में और एक इसके परपेंडिकुलर, थोड़ा कंपोनेंट वाला पार्ट यूज आएगा, लेकिन उतना जरूर हमें पता है, ड्रॉपर में हम समझ सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, कंपोनेंट का एटलीस्ट मतलब क्या हो। ये वेक्टर जो लिया, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, मान सकते हैं यार इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर लेगा। और बोलो जल्दी, जो सी वेक्टर मैंने जो दूसरे प्लेन में लिया है उसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर सकता है, हाँ। लेकिन क्या दूसरा कंपोनेंट बचा रह जाएगा? क्या दूसरा कंपोनेंट बचा रह जाएगा? हाँ ना, ये बताओ, बोलो जल्दी भाई, दूसरा कंपोनेंट क्या बचा रह जाएगा, हाँ कि ना? दूसरा कंपोनेंट बचा, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और वेक्टर चाहिए हमें, उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और वेक्टर चाहिए। बिल्कुल एक बार में समझ आएगा भी नहीं, जल्दी देखो एक बार फिर से, मैंने बोला है ढंग से समझ आ जाए तभी बोलना। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है भाई, ठीक है। दो वेक्टर हमेशा ही एक प्लेन में लाई करेंगे, ये चीज तो क्लियर है कि दोनों हमेशा एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में आएगा, ये भी हमें पता है। मुझे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का पेयर फॉर्म करना है, उसके लिए जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए वो कहीं इधर की तरफ हो जाए, मान लो इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, कहीं भी एक हो जाए, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का पेयर बनेगा, फिर तब जाकर के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का पेयर बनेगा, इधर इधर या फिर इधर, ठीक है। एक मिनट, इसके बाद ये इधर की तरफ आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा इधर इसके परपेंडिकुलर, तो हो सकता है ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर दे, लेकिन ये वाला कंपोनेंट बचा रह जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक अंदर की तरफ चाहिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक अंदर की तरफ चाहिए, यानी मिनिमम 4 तो चाहिए ही नेट रिजल्टेंट 0 फाइंड करने के लिए। बोलो क्लियर? हाँ, अब क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्कुल देखो 3D में लूप बनाने के लिए लूप बना दो, ठीक है भाई, तुम्हें 4 नहीं 5 का बना दो, 6 का बना दो, ठीक है। तो ये चीज प्रॉपर फील आना चाहिए कि आखिर क्यों 4 ही चाहिए, क्लियर हो जाती है। तो तुम बोल रहे हो चलो ठीक है सर लूप बना दो, मैं लूप 4 का भी बना दूंगा, 5 का भी बना दूंगा, ठीक है, 3 का भी बना दो। वैसे 3 का नॉन कोप्लेनर में लूप बनेगा नहीं, हाँ 3 का मतलब बनेगा नहीं, 4 का बन सकता है, ठीक है।
मतलब एक प्रॉपर फील थोड़ा इससे ही आएगा कि हाँ यार आखिर ऐसे क्यों चाहिए क्यों। ठीक है, बाकी हम लोग लूप बना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेज चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट जीरो है। देखो अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो यार कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना है ना मैं, सबसे पहले समझो कि ये कंपोनेंट का मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे एक बार देखो ये रिजोल्यू, ये जो आएगा अपने पास इसको ऐसे लिख लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, देखो अब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होगा कि मान लो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर ले लिया जो एक्स वाई प्लेन में लाइन कर रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये हमारा वेक्टर ए है। अब एक बार देखो इस वेक्टर को जो है, ठीक है, दो या उससे ज्यादा डायरेक्शन में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। एक वेक्टर ले लिया हमने, उसको दो या उससे ज्यादा डायरेक्शन में रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी स्प्लिट करने का मतलब समझेंगे हम। ठीक है, जैसे एक बार देखो कि जैसे मान लो अगर कोई भी पेन, सिंपल सा एक पेन ले लो, ठीक है, उसमें भी तीन चार पार्ट्स होते हैं, तीन चार पार्ट्स होते हैं, जैसे एक नीचे का कैप होता है वो रोटेट करना रहता है, फिर एक ऊपर का कैप रहता है, फिर बीच में वो लीड वगैरह लगी रहती है, वो सारी चीजें रहती है। तो अब हम क्या करते हैं, वो सारे पार्ट जो होते हैं उसमें स्प्लिट कर सकते हैं उनको। वैसे ही आप वेक्टर को भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पहले ये बताओ क्लियर हुआ इसका मतलब पहले भाई? हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्लियर हुआ? जल्दी बोलो भाई, हाँ है ना, बोलो भाई। ठीक है, चलो तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं इधर एक्स में स्प्लिट करूं, वाई में करूं, जेड में करूं, वैसे मैं, हमें जरूरत सिर्फ तीन डायरेक्शन में ही पड़ेगी। बाकी अगर क्वेश्चन आए कि एक वेक्टर को हम कितने डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो भाई मान लो एक वेक्टर है, आप इधर कर दो, इधर कर दो, इसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग, इधर इधर, किसी भी डायरेक्शन में आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे करेंगे वो सारा चीज समझ आएगा। ठीक है, देखो यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर in two or more direction, in two or more direction is called, in two or more directions is called resolution of a vector, is called resolution of a vector। ठीक है, दो या उससे ज्यादा डायरेक्शन में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है वही हमारा क्या होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्या है उसमें, क्या दिक्कत आ गई बताओ भाई? रिजॉल्व करने का मतलब क्या होगा? यही तो होता है अपने पास, अलग अलग डायरेक्शन या स्प्लिट करना। क्लियर? ठीक है, अब एक बार देखो कि जितने डायरेक्शन में हम लोग ब्रेक करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी।
कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। जैसे मान लो अगर आप इस वेक्टर ए को x के डायरेक्शन में स्प्लिट करते हो, y के डायरेक्शन में स्प्लिट करते हो या z के डायरेक्शन में स्प्लिट करते हो, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और वही जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जब आप स्प्लिट करोगे एक वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में, तो उस समय उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वैल्यू जरूर हमें मिलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, वो सारा का सारा जो ये प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक मिनट बेटा, आप लोग क्या बोल रहे हैं, एक ही टाइम में इनफाइनाइट डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, वैल्यू फिक्स होते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट डायरेक्शन में। आप एक ही टाइम में जितने डायरेक्शन में चाहो कर सकते हो। ठीक है, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, टाइम के साथ फिक्स होना है। जैसे मान लो अगर वेक्टर कांस्टेंट है, जैसे पर्टिकुलर एक आदमी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका कंपोनेंट फिक्स रहेगा, टाइम के साथ भी फिक्स रहेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ 10 एंड द वैल्यू ऑफ 10 value of 10 in each direction is called component of the vector. Component of the vector along that direction. Along that direction. ठीक है भाई, चलो अब एक बात समझो, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कंपोनेंट आएगा। और एक बार देखो, अगर मान लो वही कंपोनेंट जो हम या वो सारी डायरेक्शन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी अगर मान लो if all directions are perpendicular to each other, then they will be called components of vector will be called orthogonal or रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बोलो पहले, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, बोलो क्लियर यहाँ तक? हाँ है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। बोलो पहले, इतनी बात क्लियर? हाँ है, जल्दी बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ भाई। विवेक क्या दिक्कत है बताओ पहले। देखो मैंने 3 बातें बताई पहले। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहला मैंने बताया कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर को 2 या उससे ज्यादा डायरेक्शंस में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई। दूसरा, कि जो वैल्यू हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, उस वैल्यू को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर वो सारे डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 3 ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमें 3 ही डायरेक्शन में चाहिए नहीं, उससे ज्यादा में हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है,
अब एक बात देखो यार, ये हो गया अपना कि सारे डायरेक्शंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ पे कि ये पॉइंट में लिख लो कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, a vector can be resolved in infinite number of directions, infinite number of directions। बोलो क्लियर? इतनी बात है, 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? बोलो अब पहले फटाफट रिप्लाई करो भाई, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स एक एक करके? बोलो भाई, बेटा आप लोग रिप्लाई किया करो, ठीक है? क्योंकि रिप्लाई करोगे तभी ये स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ, तभी हैबिट रहेगा पूछने का, जो डाउट आएगा फटाफट पूछ पाओगे। फिर तो सोचते ही रह जाओगे, आपको लगता है यार मैं पूछ तो लूंगा यार, लेकिन नहीं पूछ पाओगे क्योंकि हैबिट नहीं है चैट बॉक्स में लिखने का, ये सब चीजें का, तो फिर दिक्कत आएगी। और यार थोड़ा एक्टिव रहोगे तो यार सही लगेगा आप लोगों को भी। चलो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो पहले ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसके बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो, नोट कर लिया सभी ने? बोलो भाई, नोट कर लिया सभी ने? बोलो नोट कर लिया भाई सभी ने? डीपीपी, डीपीपी यार पहले करो तो सही, कल ही शाम को दिया है सबने तो किया भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन उठा के डिस्कस कर लिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? बोलो पहले लिख लिया है सभी ने? जल्दी बोलो भाई, नोट कर लिया है सभी ने? चलो ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं कि आखिर ये कंपोनेंट्स ऑफ जो वेक्टर होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 2-3 मतलब है, 2 मतलब है, समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ अ 2D वेक्टर, 2D वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट्स ऑफ अ 2D वेक्टर। देखो यार, कंपोनेंट्स ऑफ अ 2D वेक्टर जो है ना, ये इसका मतलब समझो यार, वैसे इन जनरल ही बता रहा हूँ, बाकी हम 2 डायमेंशनल के लिए पहले डील करेंगे। ठीक है, देखो यार, कि हमने मान लो एक सरफेस ले लिया और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m, जिसका मास स्मॉल m है। देखो अब एक बार देखो, मान लो मैं एक बार फोर्स इधर की तरफ लगाऊं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। और अब मतलब समझ रहे हैं कि आखिर ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन टाइप का तो देख लिया हमने, मतलब भी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखो मान लो यही ब्लॉक स्मॉल m मास का है, इस पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, किसी एंगल पे एग्जर्ट कर रहा हूँ 10 न्यूटन, और ये रहा मान लो थीटा एंगल पे ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ। बोलो सेम टाइम के लिए लगाया, मतलब सेम टाइम इंटरवल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सेम टाइम इंटरवल के लिए। बोलो भाई एक बात बताओ कि किस केस में ब्लॉक जो है वो ज्यादा दूर तक जाएगा, पहले या दूसरे? किस केस में ब्लॉक ज्यादा दूर तक जाएगा? बोलो भाई किस केस में ब्लॉक ज्यादा दूर तक जाएगा? पहले केस में। सभी को अंदाजा है भी, सही बात है यार, कि दूसरे केस में तो थोड़ा कम दूर ही जाना है। ठीक है, यानी ये अगर S1 डिस्टेंस चल रहा है तो ये S2 डिस्टेंस चलेगा, और S1 विल बी ग्रेटर देन किससे? S2 से। S1 विल बी ग्रेटर देन S2 से। अब एक बात समझो यार, S1 अगर ग्रेटर देन S2 है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लगाया तो हमने 10 न्यूटन ही, एंगल ही तो चेंज किया है। देखो यार हुआ क्या इसमें कि यार
इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराने के लिए यहाँ पे पूरा पूरा 10 न्यूटन लग रहा है, पूरा पूरा 10 न्यूटन एक्टिव है। लेकिन इस केस में 10 न्यूटन का एक पार्ट जो है वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है। बोलो क्लियर, बात सही है? हाँ ना, बात सही है भाई। अगर मैं ये बोलूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर इस वाले केस में 10 न्यूटन पूरा पूरा इसको डिस्प्लेस करने में लग रहा है, लेकिन इस वाले केस में 10 न्यूटन का एक पार्ट जो है वो इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, और किसी चीज का पार्ट तो उससे छोटा ही होगा भाई। बोलो हाँ या ना, कर लीजिए, बताओ भाई, फटाफट रिप्लाई करो। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है भाई? बोलो जल्दी। देखो यार, तो ये अगर मान लो 10 न्यूटन का जो पार्ट इधर की तरफ है ना, ये जो पार्ट इसको डिस्प्लेस करने में लग रहा है, वही इसका कंपोनेंट कहलाता है, वही इसका कंपोनेंट कहलाता है। आप लगा 10 रहे हो, लेकिन इधर की तरफ इफेक्टिव जो है वो 10 नहीं है, वो कुछ और है। हो सकता है 6 के बराबर हो सकता है 8 के बराबर हो सकता है 5 के बराबर हो। यानी उस वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का जो इफेक्टिव वैल्यू होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही हमारा क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, यानी सिंपल अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर in a direction is the effective value of the vector in that direction of the vector in that direction। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर सभी को? हाँ ना, जहां से क्लियर हो गया जल्दी बोलो भाई। चलो, एक तो मतलब ये हो गया कि यार इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, ठीक है। दूसरा एक और मतलब होता है, ठीक है। दूसरा एक और मतलब क्या होगा, एक बात समझो यार, जब भी अगर हमें कंपोनेंट निकालना होगा किसी भी वेक्टर का, जैसे मान लो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर हमें एक वेक्टर कंसीडर करना है, इस केस में अगर हमने एक वेक्टर ले लिया ए, अगर मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। देखो, अगर मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है तो करना क्या रहेगा? सबसे पहले आप उस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। किसके लॉन्ग निकालना है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर मुझे y के अलाउंग कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। बात समझ आई भाई? एक वेक्टर ए हो गया, इसका एक कंपोनेंट x के अलाउंग निकालना है, तो आप x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। y एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट निकालना है, तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो ये लेंथ आएगी, ये वाला जो लेंथ होगा, यही लेंथ जो होगा वो हमारा कंपोनेंट कहलाएगा। ये रहा, और y कंपोनेंट ये रहा। इसको कैसे डिनोट करोगे? x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए x से, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए y से। x हमारे लिए क्या होगा? तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वही ए वाई क्या होगा? तो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। चलो भाई, एक बात समझे यहाँ पे, x क्या हो गया? x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, y क्या हो गया? y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यार एक बात देखो, ये वाली जो लेंथ है
वो हम एक और तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर ये अगर मान लो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैंने पैरेलल लाइट में अगर इंसिडेंट किया तो इस वेक्टर ए का एक शैडो बनेगा इसके ऊपर, इस वेक्टर ए का शैडो बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वही हमारा क्या होगा, तो जो लेंथ ऑफ शैडो जो होगा वही हमारा वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या करूंगा मैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करूंगा। तो उस केस में क्या होगा, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो शैडो बनेगा वही हमारा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बोलो क्लियर? यानी हम क्या लिख सकते हैं कि सीधे सीधा कि अगर पैरेलल लाइट में अगर इंसिडेंट करें वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जो वाई एक्सिस के ऊपर जो लेंथ ऑफ शैडो बनेगा वो हमारा क्या होगा, वाई कंपोनेंट, और अगर एक्स के परपेंडिकुलर लाइट में इंसिडेंट किया और तब जो लेंथ ऑफ शैडो बन रहा है एक्स के अलोंग वो हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहलाएगा। ठीक है भाई, अब क्लियर हुआ? देखो दो मतलब मैंने बताया, एक तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन, दूसरा कि अगर हम उस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लाइन रे ड्रॉ करें तो जो लेंथ ऑफ शैडो आएगा वही हमारा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। बोलो क्लियर? हाँ क्लियर हुआ, बोलो भाई। ठीक है, चलो ये तो आ गया अपने पास कौन सा, जो हमारा कंपोनेंट्स का मतलब आ गया। ठीक है, अब देखो हम निकालते कैसे। इसमें अब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने की तो जरूरत है नहीं, सीधा लेंथ ऑफ शैडो अलोंग है तो फिर वो ऐसे ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कि हम निकालेंगे कैसे, वो कैलकुलेट करते। ठीक है, देखो ये कंपोनेंट वाला पार्ट आप जरूर ढंग से याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल आते ही रहे, मतलब इससे काफी ज्यादा यूज रहता है। ठीक है भाई, देखो मान लो ये मान लो एक वेक्टर ए ले लिया हमने, ये हमारा वेक्टर एक, सॉरी ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे मान लो हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, ये रहा हमारा वेक्टर ए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस, वेक्टर ए ले लिया हमने। अब एक बात समझो कि इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, मतलब हमें पता चल चुका है और ड्रॉ करने भी आ चुका है। ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा कि भाई आप अगर एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, तो एक्स एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, कहां से, तो उसके हेड से लेकर के एक्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, वाई कंपोनेंट निकालना है तो क्या करोगे, तो उसके हेड से वाई एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, मान लो ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल। कितना, थीटा। ओ ए यहाँ पे एम मान लेते हैं और ये मान लिया एन के बराबर। ढंग से भाई यहाँ पे समझ लेना आपको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आगे चल के कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और जो पार्ट है वही सबसे ज्यादा यूज होगा। मतलब लगभग जहाँ पे भी फोर्स ये सारी चीजें आएंगी, वेक्टर वगैरह आएगा, वहां पे आपको कंपोनेंट वाला तो पार्ट आना ही चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से आप सीख लेना कि कैसे निकालते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भाई हाँ यार इसमें और क्या किस तरीके से निकालना। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या बोला था कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो लेंथ आएगी वही हमारी क्या होगी, एक्स कंपोनेंट। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। जो वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमारा वाई कंपोनेंट आएगा। ठीक है, वाई पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वाई कंपोनेंट, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो यार एक बार देखो, वो एम जो आएगा वो हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। क्या लिखोगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और वो एन जो होगा वो किसके बराबर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्या आएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब एक बात समझो यार, क्या ओ एम और एन ए दोनों लिख सकते हैं? हाँ है ना। अगर हम चाहे तो ओ एम और एन ए दोनों बराबर, बोलो जल्दी भाई, ओ एम और एन ए दोनों बराबर। तो अगर ओ एम हमारा एक्स कंपोनेंट है तो एन ए जो होगा वो भी हमारा एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, देखो उसी तरीके से ओ एन अगर वाई कंपोनेंट है तो एम ए जो होगा वो भी हमारा वाई कंपोनेंट होगा। अब एक बात समझो, यहाँ पे ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं कौन सा, ट्राइंगल ओ एम ए। ट्राइंगल ओ एम ए कंसीडर करते हैं। ओ एम ए में अगर हम बात करें तो क्या आएगा, तो देखो यार भाई ओ एम ए अगर बात करें तो देखो क्या होगा। मान लो मैं लिखता हूँ cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ओ एम अपॉन में ओ ए। cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ एम अपॉन में ओ ए के बराबर, यानी ओ एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ओ ए cos थीटा के बराबर। अब एक बात समझो, क्या ओ ए जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ओ ए जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और ये किसके बराबर, मान लो ए के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, और ओ एम हमारा क्या है, एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा के बराबर। एक्स क्या आएगा, ए कॉस थीटा। एक्स क्या आएगा भाई, ए कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब एक बार देखो, साइन थीटा अगर हम देखें, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो देखो यार परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये अगर ए वाई है तो ये भी हमारा ए वाई आएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए अपॉन में ओ ए, और यहां से एम ए को क्या लिखोगे, ओ ए साइन थीटा। एम ए को क्या लिखोगे, ओ ए साइन थीटा। ओ ए हमारे लिए ए है और एम ए हमारे लिए वाई कंपोनेंट है। ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा के बराबर। ए वाई किसके बराबर, ए साइन थीटा। एक्स किसके बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है भाई, चलो ठीक, अच्छी बात। अब एक बार ध्यान रखो, ऐसा हमेशा नहीं है कि आप एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस यूज करोगे और वाई कंपोनेंट के लिए साइन यूज करोगे। ये चीज आप हमेशा ये दिमाग में नहीं रखना आपने। ठीक है, क्यों ऐसा, सब देख लो एक बार पहले, आखिर इससे क्या नुकसान होगा वो चीज देखो। हमें हमेशा जो है, देखो मान लो ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस।
ठीक है, देखो, और एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, वेक्टर ए ले लिया हमने। अब एक बार देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। मान लो ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। अब एक बात समझो कि अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। वाई कंपोनेंट निकालना हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये हमारा एक्स कंपोनेंट होगा और ये हमारा वाई कंपोनेंट होगा। ये ए वाई हो जाएगा और ये ए एक्स हो जाएगा। देखो भाई, अब अगर मान लो यहां से अगर हम बात करें कि यहां से अगर देखिए ओ ए एम एन सारी चीजों को ले रहा हूं मैं, ताकि ज्यादा फिर से लिखना ना पड़े। अगर मैं अब cos थीटा इक्वल्स टू करूं, cos थीटा, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, cos थीटा के, देखो ट्राइंगल में ले रहा हूं, ट्राइंगल ओ एन ए। ओ एन ए में अगर देखें तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बेस यानी ओ एन अपॉन में कितना, हाइपोटेनस ओ ए, यानी ओ एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ओ ए cos थीटा, यानी a cos थीटा के बराबर। और ये हमारा कौन सा होगा, y कंपोनेंट होगा। ए वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, a cos थीटा के बराबर। y कंपोनेंट क्या आएगा भाई, a cos थीटा, ठीक है। चलो यहां से अगर देखें साइन थीटा, अगर हम लोग देखें साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ए एन अपॉन में ओ ए के बराबर। एन इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ ए साइन थीटा। एन हमारे लिए क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। सिंपल। अब एक बार देखो ये सारी चीजें रिवर्स हो गई। यहाँ पे अब हमारा एक्स कंपोनेंट में साइन आ रहा है, वाई कंपोनेंट में कॉस आ रहा है, ठीक है भाई। देखो हमें कैसे समझना है कि अगर मान लो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना हो उसके अलोंग अगर कंपोनेंट निकालना है तो आप कॉस यूज करोगे और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन यूज करोगे। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ भाई। पहले ये बताओ मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन के साथ एंगल अगर बना हो उसके अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए हम साइन यूज करेंगे और उसके सॉरी कॉस, और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। ये चीज ऐसे ध्यान रखना बस। बोलो बात समझ आई, हाँ है ना। चलो ये नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिए सभी ने, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो और ये इसका मैसेज है। ये हमें ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि भाई कॉस ए कॉस थीटा होगा फिर ए साइन थीटा होगा। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन के अलोंग, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हो उसके लिए कॉस, दूसरे वाले के लिए साइन, मतलब परपेंडिकुलर वाले। जल्दी करो भाई। चलो अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर, 2D वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। देखो यार मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मान लो ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया हमने, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया
ए, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आओ, ये वेक्टर ए ले लिया हमने, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स कंपोनेंट, और ये हमारे लिए वाई कंपोनेंट। एक बात देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि यूनिट वेक्टर का क्या यूज होता है, ये जब मैंने यूनिट वेक्टर बताया था उसी समय आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर है वो? बताओ, बोलो क्लियर है यार? यूनिट वेक्टर का जो यूज मैंने बताया था आपको याद है वो चीज? पहले ये बताओ यार, यूनिट वेक्टर का यूज याद है भाई? ठीक है, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप, यही सारा लेते हैं हम लोग। देखो, अगर मुझे कोई एक ऐसा वेक्टर लिखना हो, जैसे मान लें पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो, अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ जल्दी देखो, इस वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे? अगर एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे? 3i कैप, ये लिखते हैं 3i कैप, ठीक है। आपने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया और उसके डायरेक्शन के या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप यही काम कर रहे हो, यहाँ भी हमें यही काम कर रहे हो। इसका इधर कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट, और इधर वाई। मुझे वेक्टर ए लिखना हो, क्या लिखूंगा मैं? ए एक्स, एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, आई के डायरेक्शन में, मतलब एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, और प्लस वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, ये लिख देंगे। बोलो क्लियर? जो काम हम करते थे पहले वही काम मैंने बस यहाँ पे किया है कि मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई कंपोनेंट ले लिया, उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर इतनी बात भाई? हाँ या जल्दी बताओ, क्लियर इतनी बात? चलो, क्या लिखोगे अगर मान लो थीटा के टर्म्स में लिखना हो तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, यही आएगा भाई। क्या आएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। चलो, एक बात देखो यार, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया जेड एक्सिस, एक्स, ये हो गया जेड, ये वेक्टर बी ले लिया मैंने, ये वेक्टर बी ले लिया, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा, चलो मान लो वेक्टर बी हो गया, ये हमारा क्या होगा, बी एक्स, ये हमारा क्या होगा, बी जेड। बोलो भाई, बी वेक्टर को क्या लिखोगे, बी वेक्टर को क्या लिखोगे आप? बोलो जल्दी, बी वेक्टर को क्या लिखोगे? बी वेक्टर को क्या लिखोगे? बी एक्स, इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप, यही होगा। बाकी थीटा वगैरह दिया हो तो हम निकाल सकते, ठीक है। चलो, मान लो मैंने ये वेक्टर इधर ये ले लिया अपने पास, नेगेटिव एक्स, ठीक है। एक वेक्टर इधर की तरफ है सी, एक वेक्टर सी है। बोलो भाई, सी वेक्टर को क्या लिखोगे?
सी वेक्टर को क्या लिखोगे, बताओ भाई फटाफट। सी वेक्टर को क्या लिखोगे, सी वेक्टर, सी वेक्टर को क्या लिखोगे, अभी तक बी पे ही चल रहे हो तुम लोग, भाई सी पे आओ भाई जल्दी। सी को क्या लिखोगे, सी वेक्टर इक्वल्स टू, यार एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है माइनस सी एक्स आई कैप, जेड कंपोनेंट पॉजिटिव है प्लस सी जेड के कैप। हाँ है ना, ये मान लो थीटा एंगल है, बताओ क्या लिखोगे, माइनस ऑफ सी साइन थीटा आई कैप प्लस सी कॉस थीटा जे कैप, यही आएगा। क्या बोलते हो, बात सही है भाई, यही आएगा। आज जो है यही तक रहने देते हैं। कंपोनेंट्स और रिजोल्यूशन ये सब करना, उसका मतलब पूरा समझ आया अपने को, हाँ या ना बोलो भाई।